जेम्स स्कूल में है, एडम नहाने गया है और मैं उस ग्रेनोला के कटोरे को घूर रही हूं जिसे एडम ने मेरे लिए खाने के लिए छोड़ दिया है। ये खाना खाते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है, जबकि जेम्स को उस अज्ञात पदार्थ को खाना पड़ता है जो फॉयल कंटेनर में बंद होता है। लेकिन एडम कहता है कि जेम्स को हर भोजन के लिए एक निश्चित मात्रा आवंटित की जाती है और उसे इसे कानूनन खाना ही पड़ता है। अगर उसे बर्बाद करते हुए या फेंकते हुए पकड़ा गया तो उसे सजा मिल सकती है। सभी अनाथों को अपने ऑन्टोमैट में जाने वाले फॉयल पैक का खाना ही खाना पड़ता है। जेम्स का कहना है कि इसका स्वाद बहुत बुरा नहीं है। मैं ठंडी सुबह की हवा में हल्का सा कांप जाती हूँ और अपने बालों पर हाथ फेरती हूँ जो अभी भी नहाने के बाद गीले हैं। यहाँ का पानी गर्म नहीं है, ये तो गुनगुना भी नहीं है, ये बर्फ जैसा ठंडा है। गर्म पानी यहाँ एक ऐशो आराम की चीज है। दरवाजे पर जोरदार थपथपाहट होती है। मैं तुरंत खड़ी हो जाती हूँ, घूमती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, डर जाती हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। मेरा पेट किसी पतली क्रेप की तरह सिकुड़ जाता है। दिल किसी लकड़ी के ठूंठ पर तेजी से चोट करने वाले कठफोड़वे जैसा धड़कने लगता है और मेरी नसों में घबराहट की लहर दौड़ जाती है। एडम शॉवर में है, जेम्स स्कूल में है। मैं पूरी तरह असहाय हूं। मैं घबराहट में एडम के डफेल बैग को टटोलती हूं जब तक कि मुझे वह नहीं मिल जाता जिसकी मुझे तलाश थी। 2 बंदूकें, दोनों हाथों के लिए एक एक। 2 हाथ ताकि अगर एक बंदूक काम न करे तो दूसरी रहे। मैं आखिरकार ऐसे कपड़ों में हूं जिनमें लड़ाई करना आसान होगा। मैं गहरी सांस लेती हूं और अपने हाथों से कांपने की मिन्नत करती हूं। दरवाजे पर अब और भी जोर से दस्तक पड़ रही है। मैं सीधा दरवाजे की ओर बंदूक तान देती हूं। जूलियट, मैं वापस घूमती हूं और देखती हूं कि एडम मुझे, बंदूकों को और दरवाजे को घूर रहा है। उसके बाल गीले हैं, उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं। वह मेरे हाथ में पकड़ी अतिरिक्त बंदूक की तरफ इशारा करता है और मैं उसे बिना कुछ कहे उसकी ओर उछाल देती हूं। अगर यह वार्नर होता तो वह दरवाजा खटखटाता नहीं, एडम कहता है, लेकिन फिर भी अपनी बंदूक नीचे नहीं करता। मुझे पता है कि वह सही कह रहा है। वार्नर दरवाजा तोड़ देता, विस्फोटकों का इस्तेमाल करता, सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए 100 लोगों की हत्या कर देता। वह कभी इंतजार नहीं करता कि मैं खुद दरवाजा खोलूं। मेरे भीतर कुछ शांत होता है, लेकिन मैं खुद को सहज नहीं होने देती। तुम्हें क्या लगता है? शायद बेनी हो सकती है। वह आमतौर पर जेम्स की खबर लेने आती है, लेकिन क्या उसे नहीं पता कि वह इस वक्त स्कूल में होगा? मेरे घर का पता किसी और को नहीं पता। दरवाजे पर पड़ रही दस्तक अब धीमी हो रही है, धीमी, कमजोर, दर्द से भरी एक गहरी भयानक आवाज। एडम और मेरी नजरें मिलती हैं। एक आखिरी बार कोई मुट्ठी दरवाजे पर टकराती है, फिर एक झटका, एक और कराह, दरवाजे से किसी के गिरने की आवाज। मैं सहम जाती हूं। एडम अपने बालों में उंगलियां फिराता है। एडम, कोई चिल्लाता है, खांसता है, प्लीज दोस्त, अगर तुम अंदर हो। मैं जमी रह जाती हूं। यह आवाज जानी पहचानी लग रही है। एडम की रीढ़ एकदम सीधी हो जाती है, उसके होंठ खुले रह जाते हैं, उसकी आंखों में आश्चर्य छलकता है। वह जल्दी से पासकोड डालता है, कुंडी खोलता है, बंदूक दरवाजे की ओर तानता है और धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। केंजी, एक हल्की कराह, एक घुटी हुई चीख। साले, इतनी देर क्यों लगा दी? तुम यहां कर क्या रहे हो? क्लिक। मैं दरवाजे की संकरी दरार से ज्यादा नहीं देख पाती, लेकिन यह साफ है कि एडम को कोई मेहमान पसंद नहीं आया। तुम्हें यहां किसने भेजा? तुम किसके साथ हो? केंजी अपनी सांसों के बीच कुछ और गालियां बड़बड़ाता है। मेरी तरफ देखो, वह मांग करता है, लेकिन उसकी आवाज किसी गुहार जैसी लगती है। तुम्हें लगता है कि मैं यहां तुम्हें मारने आया हूं? एडम रुकता है, सांस लेता है, शक करता है।
मुझे तुम्हारी पीठ में गोली उतारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चिंता मत करो भाई, मेरी पीठ में पहले से ही एक गोली है, या शायद टांग में, या कहीं और, मुझे खुद नहीं पता। एडम दरवाजा खोलता है। उठो। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी टांगें घसीट कर अंदर ले जाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडम अपने जबड़े भींचता है। मैं तुम्हारा खून अपने कारपेट पर नहीं चाहता। ये कोई ऐसा दृश्य नहीं है जो मेरे भाई को देखना चाहिए। केंजी लड़खड़ाता हुआ उठता है और कमरे के अंदर घिसटता है। मैंने उसकी आवाज पहले सुनी थी, लेकिन कभी उसका चेहरा नहीं देखा। हालांकि शायद पहली बार मिलने का यह सबसे अच्छा समय नहीं है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं, फूली हुई, नीली पीली। उसके माथे के एक तरफ एक गहरी कट लगी है। उसके होंठ फटे हुए हैं, थोड़ा खून रिस रहा है। उसका पूरा शरीर टूटा बिखरा लगता है। वह हर कदम पर दर्द से कराहता है, छोटी छोटी सांसें लेता है। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए हैं। ऊपरी शरीर पर सिर्फ एक फटी हुई टैंक टॉप बची है। उसकी मजबूत बाहें कट और चोटों से भरी हुई हैं। मुझे हैरानी हो रही है कि वह ठंड से मरा कैसे नहीं। वह मुझे तब तक नोटिस नहीं करता जब तक उसकी नजर मुझ पर नहीं पड़ती। वह रुकता है, पलकें झपकाता है, एक बेवकूफी भरी मुस्कान बिखेर देता है जो दर्द के कारण थोड़ी फीकी पड़ जाती है। साले, क्या बवाल है? वह अब भी मुझे घूरता हुआ कहता है। साले, ये सच में तू है? वह हंसने की कोशिश करता है। भाई, तू सच में पागल है। बाथरूम इधर है। एडम पत्थर की तरह अड़िग खड़ा है। केंजी आगे बढ़ता है, लेकिन बार बार मेरी तरफ देखता रहता है। मैं उसकी तरफ बंदूक तान देती हूँ। वह जोर से हंसता है, फिर दर्द से कराह उठता है। सांसें भारी हो जाती हैं। भाई, तू उस क्रेजी लड़की को लेकर भाग गया। तू उस पागल लड़की को लेकर भागा। मुझे लगा था ये सब सिर्फ अफवाहें थीं। तूने दिमाग खराब कर लिया था क्या? तू पागल लड़की के साथ क्या करने वाला है? अब समझ आया कि वार्नर तुझे मारना क्यों चाहता है। आउच साले, यह क्या था? वह पागल नहीं है और वह बहरी भी नहीं है, कमीने। दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो जाता है और मैं केवल उनकी दबी दबी बहस की आवाज सुन सकती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि एडम नहीं चाहता कि मैं सुनूं कि वह केंजी से क्या कह रहा है, या फिर शायद यह सिर्फ उसकी चीखें हैं। मुझे नहीं पता एडम क्या कर रहा है, लेकिन मैं मानती हूँ कि वह केंजी के शरीर से गोली निकालने की कोशिश कर रहा होगा और जितना हो सके उसकी बाकी चोटों का इलाज कर रहा होगा। एडम के पास एक अच्छा खासा फर्स्ट एड किट है और उसकी उंगलियां मजबूत और स्थिर हैं। शायद उसने ये स्किल्स आर्मी में सीखी होंगी, शायद खुद की देखभाल के लिए, या शायद अपने भाई की। ये समझ में आता है। हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत पहले ही खो दिया था। मैं इस बंदूक को अपने हाथ में करीब 1 घंटे से पकड़े हुए हूं। मैं केंजी की चीखें करीब 1 घंटे से सुन रही हूं और मुझे सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि मुझे गुजरते हुए सेकंड गिनना पसंद है। मुझे नहीं पता अभी कितना बजा है। मुझे लगता है जेम्स के कमरे में एक घड़ी है, लेकिन मैं उसकी इजाजत के बिना उसके कमरे में नहीं जाना चाहती। मैं अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को घूरती हूँ, उसकी मुलायम भारी धातु को महसूस करती हूँ और मुझे यह जानकर हैरानी होती है कि मुझे इसकी पकड़ पसंद आ रही है, जैसे यह मेरे शरीर का एक हिस्सा बन चुकी हो। अब यह मुझे डराती नहीं। इससे ज्यादा डरावना यह है कि शायद मैं इसे इस्तेमाल करूं। बाथरूम का दरवाजा खुलता है। एडम बाहर आता है। उसके हाथ में एक छोटा तौलिया है। मैं उठकर खड़ी हो जाती हूं। वह मुझे हल्की सी मुस्कान देता है। वह छोटे से फ्रिज के छोटे से फ्रीजर सेक्शन से कुछ बर्फ के टुकड़े निकालता है, उन्हें तौलिए में डालता है और फिर बाथरूम में चला जाता है। मैं वापस सोफे पर बैठ जाती हूँ। आज बारिश हो रही है, आसमान हमारे लिए रो रहा है। एडम दोबारा बाथरूम से बाहर आता है, इस बार खाली हाथ, अकेला। मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ। वह अपना माथा रगड़ता है, गर्दन के पीछे हाथ फेरता है
सोफे पर मेरे पास आकर रुकता है। मुझे माफ कर दो, वह कहता है। मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। किस लिए? सब कुछ के लिए। वह एक गहरी सांस लेता है। केंजी बेस पर मेरा एक तरह का दोस्त था। जब हम वहां से गए, वार्नर ने उसे यातनाएं दी। जानकारी के लिए मैं एक झटके में सांस खींचती हूँ। वह कहता है कि उसने कुछ नहीं कहा। असल में कहने के लिए उसके पास कुछ था भी नहीं, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे नहीं पता कि उसकी पसलियां टूटी हैं या बस चोट लगी है, लेकिन मैंने उसके पैर से गोली निकाल दी है। मैं उसका हाथ थामती हूँ, दबाती हूँ। उसे भागते हुए गोली लगी। एडम कुछ पल बाद कहता है और कुछ मेरी चेतना में जोर से टकराता है। मुझे घबराहट होने लगती है। ट्रैकर सीरम। एडम सिर हिलाता है। उसकी आंखें भारी और परेशान दिख रही हैं। मुझे लगता है कि यह काम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि अगर यह ठीक से काम कर रहा होता तो वार्नर अब तक यहां आ चुका होता, लेकिन हम जोखिम नहीं ले सकते। हमें यहां से निकलना होगा और हमें जाने से पहले केनेजी से छुटकारा पाना होगा। मैं अपना सिर झटकती हूँ। अविश्वास की परस्पर टकराती धाराओं में फंस जाती हूँ। वह तुम्हें ढूंढा कैसे? एडम का चेहरा सख्त हो जाता है। वह चिल्लाने लगा, इससे पहले कि मैं पूछ पाता। और जेम्स? मैं फुसफुसाती हूँ, जवाब सुनने से डरते हुए। एडम अपना सिर हाथों में गिरा लेता है। जैसे ही वह घर आएगा, हमें जाना होगा। हमें इस समय का इस्तेमाल तैयारी के लिए करना होगा। वह मेरी आंखों में देखता है। मैं जेम्स को पीछे नहीं छोड़ सकता। यहां अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। मैं उसका गाल छूती हूं। वह मेरे हाथ की हथेली को अपने चेहरे से लगा कर रखता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। मां रहित बकरे की औलाद। एडम और मैं झट से अलग हो जाते हैं। मेरा चेहरा मेरे बालों की जड़ों तक लाल पड़ जाता है। एडम नाराज दिखता है और केंजी, वह बाथरूम के दरवाजे के पास दीवार से टिककर खड़ा है, अपने चेहरे पर आइस पैक जमाए हुए, हमें घूरते हुए। तुम उसे छू सकते हो? मेरा मतलब चीज। मैंने अभी देखा कि तुमने उसे छुआ, लेकिन यह तो तुम्हें यहां से जाना होगा, एडम सख्ती से कहता है। तुम पहले ही मेरे घर तक एक केमिकल ट्रेस छोड़ चुके हो। हमें निकलना होगा और तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। अरे रुको रुको। केंजी लड़खड़ाते हुए लिविंग रूम में चला आता है। अपने पैर पर दबाव डालते ही दर्द से कराहता है। मैं तुम्हें धीमा नहीं करना चाहता भाई। मुझे एक जगह पता है, एक सुरक्षित जगह, एक असली सुपर सुरक्षित जगह। मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। मुझे एक आदमी का पता है। बकवास। एडम अभी भी गुस्से में है। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम मेरे दरवाजे तक कैसे पहुंचे केंजी? मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। मुझे नहीं पता यार। केंजी सिर हिलाता है। कसम से मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। मुझे नहीं पता कि मैं किस ओर भाग रहा था। मैं बस दीवारें फांदता रहा। फिर मुझे एक बड़ा सा मैदान मिला, एक पुरानी झोपड़ी। मैं वहीं सो गया। मुझे लगता है कि मैं या तो दर्द से या ठंड से बेहोश हो गया था। यहाँ बहुत ठंड है। और जब मैं उठा तो कोई आदमी मुझे उठाकर ले जा रहा था। वह मुझे तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ गया। मुझसे कहा कि एडम के बारे में चुप रहूं, क्योंकि एडम यहीं रहता है। वह मुस्कुराता है, आंख मारने की कोशिश करता है। लगता है मैं नींद में भी तुम्हारे बारे में सपना देख रहा था। रुको, क्या? एडम आगे झुकता है। तुम कहना क्या चाहते हो कि कोई आदमी तुम्हें उठाकर लाया? कौन आदमी? उसका नाम क्या था? उसे मेरा नाम कैसे पता था? मुझे नहीं पता। केंजी कंधे उचकाता है। उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया और मैं उस हालत में नहीं था कि उससे पूछता। लेकिन भाई, वह बहुत बड़ा था। मेरा मतलब है, अगर उसने मुझे उठाया तो उसे ताकतवर होना ही होगा। तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम पर यकीन करूंगा? तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। केंजी फिर से कंधे उचकाता है। मेरे पास हमेशा चारा होता है। एडम अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है।
मेरे पास तुम पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं है। तुम्हारे मुंह से निकली किसी भी बात पर यकीन करने की कोई वजह नहीं है। तो फिर मैं यहां अपनी टांग में गोली लिए क्यों पड़ा हूं? वार्नर ने तुम्हें अब तक क्यों नहीं ढूंढा? मैं निहत्था क्यों हूं? यह तुम्हारी कोई चाल भी हो सकती है, और फिर भी तुमने मेरी मदद की। केंजी हिम्मत करके अपनी आवाज ऊंची कर देता है। तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मुझे गोली मारकर खत्म क्यों नहीं कर दिया? तुमने मेरी मदद क्यों की? एडम लड़खड़ा जाता है। मुझे नहीं पता। तुम जानते हो कि मैं यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैंने तुम्हारे लिए एक भयंकर मार खाई। तुम मेरे किसी राज की हिफाजत नहीं कर रहे थे। तो क्या यार, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कहूं? वो मुझे मारने वाले थे, मुझे भागना पड़ा। ये मेरी गलती नहीं थी कि किसी आदमी ने मुझे तुम्हारे दरवाजे पर छोड़ दिया। यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, समझते क्यों नहीं? मैंने अपने भाई के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने में सालों लगाए हैं, और तुमने एक सुबह में मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूं? मुझे तब तक भागना होगा जब तक मैं उसे सुरक्षित रखने का कोई तरीका न ढूंढ लूं। वो बहुत छोटा है, उसे ये सब झेलना नहीं चाहिए। हम सब बहुत छोटे हैं ये सब झेलने के लिए। केंजी गहरी सांस लेता है। खुद को धोखा मत दो भाई। किसी को भी वो सब नहीं देखना चाहिए जो हमने देखा है। किसी को भी सुबह उठकर अपने लिविंग रूम में लाशें नहीं देखनी चाहिए। लेकिन जिंदगी ऐसी ही है, हम इसे सहते हैं और जिंदा रहने का कोई तरीका निकालते हैं। तुम अकेले नहीं हो जिस पर मुसीबतें आई हैं। एडम सोफे में धंस जाता है। उसके कंधों पर 80 पाउंड की चिंता का बोझ आ गिरता है। वह सिर पकड़कर आगे झुक जाता है। केंजी मेरी तरफ देखता है, मैं उसकी तरफ देखती हूँ। वो मुस्कुराता है और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। तुम्हें पता है, तुम एक पागल लड़की के लिए काफी हॉट हो। क्लिक। केंजी अपने हाथ हवा में उठाकर पीछे हट जाता है। एडम उसकी पेशानी पर बंदूक तान चुका है। इज्जत से बात करो, वरना मैं इसे तुम्हारे दिमाग में जला दूंगा। मैं मजाक कर रहा था, जैसे तुम्हारा सच में यही मतलब था। कमाल है एडम, जरा शांत हो जाओ। वो सुपर सुरक्षित जगह कहाँ है जहां तुम हमें ले जा सकते हो? मैं खड़ी हो जाती हूं। अब भी बंदूक मेरे हाथ में कसकर पकड़ी हुई है। मैं एडम के बगल में खड़ी हो जाती हूं। या तुम बस कोई कहानी बना रहे हो? केंजी के चेहरे पर चमक आ जाती है। नहीं, वो असली है, बिल्कुल असली। असल में मैंने तुम्हारे बारे में कुछ जिक्र किया हो सकता है, और जो वहां का इंचार्ज है वो तुमसे मिलने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रखता है। तुम सोचते हो कि मैं कोई अजीबोगरीब चीज हूं जिसे तुम अपने दोस्तों को दिखा सकते हो? बंदूक लोडेड तैयार। केंजी गला साफ करता है। अजीबोगरीब नहीं, बस दिलचस्प। मैं अपनी बंदूक उसकी नाक पर तान देती हूं। मैं इतनी दिलचस्प हूं कि तुम्हें नंगे हाथों से मार सकती हूं। उसकी आंखों में एक हल्की, मुश्किल से दिखने वाली डर की झलक कौंध जाती है। वो घूंट भरकर अपने अहंकार को निगलता है, मुस्कुराने की कोशिश करता है। तुम्हें यकीन है कि तुम पागल नहीं हो? मैं हल्का सा सिर झुका देती हूं। मुझे यकीन नहीं है। केंजी मुस्कुराता है, मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है। कमाल है, लेकिन तुम पागलपन को इतना अच्छा बना देती हो। मैं बस 5 इंच दूर हूं तुम्हारा चेहरा तोड़ने से। एडम उसे चेतावनी देता है। उसकी आवाज लोहे जैसी ठोस है। उसका शरीर गुस्से से कड़ा हो गया है। उसकी आंखें सिकुड़ गई हैं, अड़िग। उसके चेहरे पर मजाक का कोई नामो निशान नहीं है। क्या? केंजी हंसता है, बेपरवाह। भाई, मैं बहुत लंबे समय से किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया हूं, और पागल हो या ना हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। केंजी मेरी तरफ मुड़ता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें दोष दे सकता हूं। मैं अभी बहुत बेहाल लग रहा हूं, लेकिन जब मैं थोड़ा संभल जाऊंगा तो ठीक दिखूंगा। वो मुस्कुराने की कोशिश करता है। मुझे बस कुछ दिन दो, शायद तुम्हारा मन बदल जाए।
एडम उसे सीधा चेहरे पर कोहनी मारता है और माफी नहीं मांगता। केंजी गालियां बक रहा है, खून बह रहा है, गुस्से में बड़बड़ा रहा है और बाथरूम की ओर लड़खड़ाता हुआ भाग रहा है, अपनी नाक को पकड़े हुए। एडम मुझे जेम्स के कमरे में खींच लेता है। कुछ बताओ मुझे, वो कहता है। वो छत की ओर देखता है, गहरी सांस लेता है। कुछ भी बताओ। मैं उसकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती हूँ, उसके हाथों को थाम लेती हूँ, धीरे से, बहुत धीरे। मैं इंतजार करती हूँ जब तक कि वो मेरी ओर नहीं देखता। जेम्स को कुछ नहीं होगा, हम उसे सुरक्षित रखेंगे, मैं वादा करती हूँ। उसकी आंखों में ऐसा दर्द है जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो अपने होंठ खोलता है, फिर बंद कर लेता है, 1000 बार अपना मन बदलता है, जब तक कि उसके शब्द हमारे बीच हवा में नहीं बिखर जाते। उसे हमारे पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये पहली बार है जब उसने इस सच को स्वीकार किया है। पहली बार उसने ये माना है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता है। मैं कभी नहीं चाहता था कि वो जाने। मैंने उसके लिए कहानियां गढ़ी थीं। मैं चाहता था कि उसे एक सामान्य जिंदगी जीने का मौका मिले। उसके होंठ रहस्य बुन रहे हैं और मेरे कान स्याही बनकर बह रहे हैं। उसकी कहानियों से मेरी त्वचा दागदार हो रही है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे छुए। मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी जिंदगी खराब कर दूं। मैं नहीं कर सकता, खुदा कसम, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। वो मुझसे कहता है, धीरे, बहुत धीरे। मैंने दुनिया भर में सही शब्दों की तलाश की, लेकिन मेरा मुंह खाली है। ये कभी भी काफी नहीं होता। वो फुसफुसाता है, मैं कभी भी पर्याप्त नहीं कर सकता। वो अब भी चीखते हुए उठता है। वो अब भी रोते रोते सोता है। वो चीजें देखता है जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। वो लाखों बार पलकें झपकाता है। इतने सारे लोग, जूलियट। मैं अपनी सांस रोक लेती हूँ। मर चुके हैं। मैं उसके होंठों से निकले इस शब्द को छूती हूँ और वो मेरी उंगलियों को चूम लेता है। उसकी आंखें 2 निर्मल झीलों की तरह हैं, खुली, ईमानदार, विनम्र। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, वो कहता है, और ये एक ऐसा स्वीकार है जो उससे कहीं ज्यादा कीमत रखता है जितना मैं समझ सकती हूँ। उसकी पकड़ से नियंत्रण फिसल रहा है और वो इसे थामने के लिए बेताब है। मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारी धड़कनों की आवाज हमारे बीच की खामोशी में गूंज रही है। मैं उसके होंठों के आकार को देखती हूँ, उसके चेहरे की मजबूत रेखाओं को, उसकी पलकों को, जिनके लिए कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है, और उन गहरे गहरे नीले रंग की आंखों को जिनमें तैरना मैंने सीख लिया है। मैं उसे अपनी एकमात्र संभावना देती हूँ। केंजी की योजना पर विचार करना सही हो सकता है। तुम उस पर भरोसा करती हो? एडम पीछे हटता है, हैरान। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए एक जगह जानने के बारे में झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता कि ये अच्छा विचार होगा या नहीं। क्यों नहीं? कुछ ऐसा जो हंसी भी हो सकती है और नहीं भी। हो सकता है कि मैं वहां पहुंचने से पहले ही उसे मार डालूं। मेरे होंठ एक उदास मुस्कान में मुड़ जाते हैं। हमारे पास छिपने की कोई और जगह नहीं है ना? सूरज चांद के चारों ओर घूम रहा है। जब वो जवाब देता है, वो अपना सिर हिलाता है, एक बार, तेज, मजबूती से। मैं उसका हाथ दबाती हूँ। तो हमें कोशिश करनी ही होगी। तुम लोग वहां अंदर कर क्या रहे हो? केंजी दरवाजे के बाहर से चिल्लाता है। वो दरवाजा 2-3 बार थपट पाता है। मतलब, देखो यार, मुझे नहीं लगता कि नंगे होने के लिए कभी कोई बुरा समय होता है, लेकिन शायद अभी दोपहर में ऐसा करना सबसे सही समय नहीं है। तो जब तक कि तुम लोग मरना नहीं चाहते, मैं सलाह दूंगा कि अपनी जान बचाने के लिए जल्दी बाहर निकलो। हमें निकलने की तैयारी करनी है। मैं अभी उसे मार सकता हूं। एडम अपना इरादा बदलता है। मैं उसका चेहरा अपने हाथों में लेती हूं, अपनी उंगलियों की नर्म थपकियों से उसे ऊपर उठाती हूं और अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसे चूमती हूं। उसके होंठ 2 तकियों जैसे हैं, इतने मुलायम, इतने मीठे। मैं
उसे प्यार करती हूँ। वो मेरी आंखों में देख रहा है, मेरे होंठों को देख रहा है और उसकी आवाज़ एक हल्की भारी फुसफुसाहट में बदल जाती है। सच में? बिल्कुल। हम तीनों पूरी तरह पैक होकर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, इससे पहले कि जेम्स स्कूल से घर लौटे। एडम और मैंने सबसे ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी की, खाने का सामान, कपड़े, पैसे जो एडम ने बचाए थे। वो छोटे से कमरे को ऐसे देख रहा है जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने इसे इतनी आसानी से खो दिया। मैं केवल कल्पना ही कर सकती हूँ कि उसने इसे बनाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। अपने छोटे भाई के लिए घर बनाने के लिए उसने कितनी कोशिश की होगी। मेरा दिल उसके लिए टुकड़ों में बंट रहा है। उसका दोस्त तो बिल्कुल ही दूसरी प्रजाति का है। केंजी अपनी नई चोटों को सहला रहा है, लेकिन उसकी हालत काफी ठीक लग रही है। वो किसी वजह से उत्साहित है जो मेरी समझ से परे है। वो अजीब तरह से मजबूत और हिम्मती है। उसे हतोत्साहित करना नामुमकिन लगता है और मैं उसकी इस दृढ़ता की तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। लेकिन वो मुझे घूरना बंद नहीं कर रहा। तो तुम एडम को कैसे छू सकती हो? कुछ देर बाद वो पूछता है। मुझे नहीं पता। वो नाक से हंसता है। बकवास। मैं कंधे उचकाती हूँ। मुझे उसे यह साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं इतनी खुशकिस्मत कैसे हुई। तुम्हें पता कैसे चला कि तुम उसे छू सकती हो? कोई अजीब सा प्रयोग किया था। मुझे उम्मीद है कि मैं शर्मा नहीं रही हूं। ये जगह कहाँ है जहां तुम हमें ले जा रहे हो? तुम्हारा विषय बदलने का क्या मतलब? वो मुस्कुरा रहा है। मुझे यकीन है कि वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन मैं उसकी तरफ देखने से इनकार कर रही हूं। शायद तुम मुझे भी छू सकती हो। क्यों ना आजमा कर देखो? तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें छूऊं? शायद मैं चाहता हूं। वो निश्चित रूप से मुस्कुरा रहा है। शायद तुम्हें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि मैं फिर से तुम्हारी टांग में गोली मार दूं। एडम चेतावनी देता है। माफ करना, क्या एक अकेले आदमी को कोई कदम उठाने की इजाजत नहीं है, केंट? शायद मैं सच में उसमें दिलचस्पी रखता हूं। शायद तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए और उसे खुद अपनी बात कहने देनी चाहिए। एडम अपना हाथ अपने बालों में फिराता है। हमेशा वही हाथ, हमेशा अपने बालों में। वो घबराया हुआ है, निराश है, शायद थोड़ा शर्मिंदा भी। मुझे अब भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसे याद दिलाती हूँ, अपनी आवाज में एक सख्ती लिए। हाँ, लेकिन यह मत भूलो कि यह, वो अपने सूजे हुए चेहरे की तरफ इशारा करता है, स्थायी नहीं है। खैर, मेरी बेरुखी स्थायी है। मैं बहुत ज्यादा चाहती हूं कि उसे बता सकूं कि मैं पहले से ही किसी के साथ हूं। मैं उसे बताना चाहती हूं कि मैं एक गंभीर रिश्ते में हूं। मैं उसे बताना चाहती हूं कि एडम ने मुझसे वादे किए हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकती। मुझे नहीं पता कि किसी रिश्ते में होने का क्या मतलब होता है। मुझे नहीं पता कि आई लव यू का मतलब सिर्फ एक दूसरे के लिए होता है या नहीं। और मुझे नहीं पता कि जब एडम ने जेम्स से कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं, तो क्या वो सच में गंभीर था? शायद वो बस एक बहाना था, एक कवर अप, एक आसान जवाब किसी मुश्किल सवाल से बचने के लिए। काश एडम कुछ कहता। काश वो केंजी से कह देता कि हम साथ हैं, आधिकारिक रूप से, सिर्फ एक दूसरे के लिए। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और मुझे नहीं पता क्यों। मुझे लगता है तुम्हें तब तक फैसला नहीं लेना चाहिए जब तक सूजन कम ना हो जाए। केंजी बहुत ही संजीदगी से कहता है, यह सिर्फ सही होगा। मेरा चेहरा काफी शानदार है। एडम हल्की खांसी में दम घोंट देता है, जो शायद एक हंसी थी। तुम्हें पता है, मुझे तो याद आ रहा है कि हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। केंजी एडम को घूरते हुए कहता है। मुझे याद नहीं क्यों। केंजी तिल मिला जाता है। कुछ कहना चाहते हो? मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। तो फिर मैं अब भी यहां क्यों हूं? क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता हूं। केंजी मेरी तरफ देखता है। वो एक बेवकूफी भरी मुस्कान बनाता है। ओह,
तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो? जब तक मेरी गोली सीधे निशाने पर हो, मैं अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को और मजबूती से पकड़ लेती हूं। उसकी मुस्कान टेढ़ी है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे धमकाती हो। क्योंकि तुम बेवकूफ हो? नहीं, वह अपना सिर हिलाता है। तुम्हारी आवाज बहुत सेक्सी है, हर बात को थोड़ा शरारती बना देती है। एडम इतनी अचानक खड़ा होता है कि लगभग कॉफी टेबल गिरा देता है। केंजी जोर से हंस पड़ता है, अपनी चोटों की तकलीफ से हाँफते हुए। शांत हो जाओ केंट यार, मैं बस मजाक कर रहा हूं। मुझे पागल लड़की को इतना गुस्से में देखना अच्छा लगता है। वह मेरी तरफ देखता है, अपनी आवाज धीमी करता है। मेरा मतलब तारीफ करने से था, क्योंकि तुम्हें पता है वह मेरी ओर लापरवाही से हाथ हिलाता है। पागलपन तुम पर सूट करता है। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? एडम उस पर गुस्से से पलटता है। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है? केंजी अपनी बाहें मोड़कर खड़ा हो जाता है, चिढ़ा हुआ। यहां हर कोई इतना तनाव में क्यों रहता है? एडम अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को और कसकर पकड़ लेता है। दरवाजे तक जाता है, वापस लौटता है। वह लगातार चहलकदमी कर रहा है। और तुम्हें अपने भाई की चिंता मत करो, केंजी जोड़ता है। मुझे यकीन है कि वह जल्द ही यहां होगा। एडम हंसता नहीं, वह रुकता नहीं। उसकी जबड़े की नसें फड़क रही हैं। मुझे अपने भाई की फिक्र नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हें अभी गोली मारूं या बाद में। बाद में, केंजी कहता है सोफे पर गिरते हुए। अभी तुम्हें मेरी जरूरत है। एडम कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब समय नहीं बचा। दरवाजा क्लिक करता है, बीप करता है, खुलकर अनलॉक होता है। जेम्स घर आ गया है।